हाय फ्रेंड्स, यार आज अपना बेसिकली तीसरा लेक्चर लेके चल रहे हैं फिजिक्स का, दैट इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है यार, और यार आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर मेंस, एडवांस, चाहे नीट किसी के लिए हो, है ना। तो बिल्कुल सीरियस होकर देखना है, टॉपिक को इंपॉर्टेंट है, इजीली स्कोर कर लोगे अगर आप ये लेक्चर देख लोगे तो मेरा। ठीक है, तो ऑसिलेशन हम सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ते हैं, साइनोसॉइडल वेव के बारे में। साइनोसॉइडल वेव है तो आपको झट से क्लिक करना चाहिए कि इक्वेशन क्या होगी, y = a sin ओमेगा t + फाई क्या है वहाँ पे, फेज। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बेसिकली SHM। यार ऑसिलेशन जब भी आता है तो हम सबसे पहली बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्योंकि वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। अब आप कहोगे यार सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़े कैसे, क्योंकि वही हमारा वीक ऑसिलेशन है। तो उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बेसिकली क्या लूँगा, सारा लूँगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। उससे मैं आपको पूरा SHM समझा दूँगा। अगर आप बेसिकली पूरा सीरियस होकर इस वीडियो को देखोगे तो उसी से आपको पूरा सिस्टम सिखा दूँगा मैं। ठीक है, तो चलो यार चलते हैं मेनली अपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे। देखो अब क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, स्प्रिंग जो है वो बेसिकली बॉल से अटैच है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, मैंने फोर्स कांस्टेंट दे रखा है K, और मास M उस पर अटैच है। अब आपको दिख रहा होगा बेसिकली मैंने कुछ लिख रहे होंगे टर्म्स कि जैसे मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा तो क्या हुआ, या मैंने उसको खींचा तो क्या होता है। मैंने आपको तीन चीज़ दिख रही है स्क्रीन पे, लेफ्ट एक्सट्रीम, मीन पोजीशन, MP मतलब मीन पोजीशन, और राइट एक्सट्रीम। तो होता क्या यार, कोई भी चीज़ टू एंड फ्रो मोशन करती है, जैसे बॉब भी कर रही है, जैसे ये बॉब है, ये बॉब भी अगर टू एंड फ्रो मोशन करती है इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो उसका एक बेस होता है ना यार। जैसे कि यहाँ पे ये बेस है जिसके अबाउट टू एंड फ्रो कर रही है, इस बेस को आप क्या बोलते हो, मीन पोजीशन, क्योंकि उस टाइम इसका टेंशन इसके mg को बैलेंस कर देता है, P = mg। तो यानी कि मीन पोजीशन क्या होती है, वो बेस होता है किसी भी पीरियोडिक मोशन का जिसके अबाउट बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है। और मीन पोजीशन पे क्या है, आपको क्या दिख रहा है, बॉडी बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। उस वक्त उसका टेंशन और mg दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर। आप बॉब के केस में देख रहे हो, यानी बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो ऐसी मैंने SHM में बात करी कि बेसिकली आपकी मीन पोजीशन है लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम। तो मीन पोजीशन वो बेसिकली बेस है जिसके अबाउट आपका टू एंड फ्रो मोशन होगा। इधर राइट में जाएगा तो राइट एक्सट्रीम बोल दिया, लेफ्ट में गया तो लेफ्ट एक्सट्रीम। ये जब नाम है बस, और कुछ नहीं है। तो अब क्या होता है यार, और ये ए जो है बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ए आपका क्या है, बेसिकली एम्पलीट्यूड जो मैंने यहाँ पे यूज करा, तो ए और कुछ नहीं है। अब आपको बताऊँगा कि ए की डेफिनेशन क्या होती है एम्पलीट्यूड की, वो आगे बताऊँगा आपको। तो क्या देखा हमने कि भाई बेसिकली SHM में क्या दिखाई दिया, एक बेस दिखाई दिया मीन पोजिशन जहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और उसके अबाउट ही टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है विद एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, तो लेफ्ट एक्सट्रीम बोला x = -a, कब, जब मीन पोजिशन x = 0 मानी, और राइट एक्सट्रीम जब x = +a होगा हमारे पास। ठीक है, तो वेलोसिटी, अब कुछ नोट लिखा है मैंने, मीन पोजीशन बोल रहा है तो उसके बाद कुछ बातें भी लिखूँगा। तो मीन पोजीशन की कुछ बात है कि वेलोसिटी जो होती है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है मीन पोजीशन पे, तो यानी वहाँ पे एक्सीलेशन जो होगा सिस्टम का वो 0 होगा। ठीक है, तो एक्सीलेशन हमेशा मीन पोजीशन पे 0 होता है, जबकि वेलोसिटी जो होती है हमेशा मैक्सिमम होती है। और बेसिकली आपकी वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पे होगी, आपके एक्सट्रीम पोजीशंस पे, दैट इज़ 0 होगी हमारे पास बेसिकली। तो आपने याद रखना है कि जब भी मीन पोजीशन दे रखा है तो इसका मतलब मीन पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी आपकी 0 होती है। ठीक है, ये एक्सट्रीम मीन ये मैंने बता रखे हैं कि टू एंड, वही चीज़ है, टू एंड फ्रो को मैंने वहाँ पे एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम से दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए यार आगे। ठीक है, तो और दूसरी खास बात क्या है यार सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि इसमें क्या होता है ना, SHM में मेनली क्या होता है, आप जो डिस्प्लेसमेंट करते हो, बेसिकली जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेसिकली वो, और बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होती है। जैसे कि मान लो जैसे मैं बात करता हूँ, वो कैसे देखोगे, जैसे आप मीन पोजीशन लेंगे, यानी आपको जो बेस था बेसिकली मीन पोजीशन जिसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो कहते हैं मीन पोजीशन पे, जैसे मीन पोजीशन के अबाउट जैसे आप स्ट्रिंग को छोड़ोगे तो मान लो आगे की तरफ छोड़ा ना आपने, आगे की तरफ छोड़ोगे तो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर आगे की तरफ है तो फोर्स हमेशा उस पर कैसे लेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा अपने अंदर क्या रखती, जो स्प्रिंग है वो अपने अंदर हमेशा क्या रखती है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तो फोर्स पीछे लगेगा, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट आगे कर रहे हो, तो यही खास बात है बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्योंकि उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा भी है F = -kx। ठीक है ना, तो यही खास बात है कि हम स्प्रिंग में जो बेसिकली पढ़ते हैं, स्प्रिंग के केस में जो फोर्स होता है वो -kx क्यों आता है, क्योंकि SHM होता है, और SHM होने की वजह से क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, फिर अब मैंने क्या बोला आपको, मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख के दिखाई। अब यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट अगर x में हो रहा है तो आप इक्वेशन क्या दिखाओगे, x = a sin ओमेगा t बेसिकली आपकी। ठीक है ना, x क्या आ जाएगा आपका, a sin ओमेगा t आ जाएगा आपकी।
तो आप एक्स वहाँ पे लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी के बराबर। तो एक्स आ गया आपका ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी डी एक्स बाई डी टी। तो वेलोसिटी डिफ्रेंशिएट करा तो ओमेगा ए कोस ओमेगा टी आ गया हमारे पास। तो वेलोसिटी आई ओमेगा ए कोस ओमेगा टी। अब यार मैंने ना वेलोसिटी को यहाँ पे तो टाइम में लिखा है, मैं चाहूँ तो वेलोसिटी को एक्स की टर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। विद द यूज कंसेप्ट यूज कर लेंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, कोस के थीटा प्लस साइन थीटा। तो मुझे वहाँ से एक टर्म और पता चली कि बेसिकली वेलोसिटी इज़ ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे आप है ना किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्ट निकाल सकते हो बेसिकली आपकी वेलोसिटी, ठीक है। ऐसी अगर आपको एक्सेलेरेशन लिखना है तो एक्सेलेरेशन आप क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी यहाँ से v को डिफ्रेंशिएट करा तो क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। और मैंने अभी क्या बोला, ए साइन ओमेगा टी क्या था, एक्स था मेरा, तो मैं ए को एक्स की टर्म में लिख सकता हूँ कि एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि एस एच एम में ए जो होता है वो माइनस होता है, एस एच एम में इन एस एच एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये एस एच एम की खास बात है। तो ये एस एच एम करी थी स्प्रिंग, तो एस एच एम करने पे मैंने जब ए को एक्स की टर्म में लिखा तो क्या आया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि ए किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स के। तो जब भी आपको एस एच एम दिखना तो आप क्या देखोगे कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो पार्टिकल का, कैसी भी हमारे पास उसका मोशन हो रहा हो, अगर उस मोशन में उसका ए माइनस एक्स के प्रोपोर्शन आ रहा है तो मोशन हमेशा क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये तरीका होता है, आपको पता चल गया ए बेसिकली एक्स की टर्म में कैसे ले जाता है, वी एक्स की टर्म में कैसे लिखा जाता है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो एस एच एम में कैसे कैसे हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं यार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्प्रिंग के केस में कि एफ इज इक्वल टू माइनस की एक्स था। तो अब क्या होगा, एफ इक्वल टू माइनस की एक्स है और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है हमेशा किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर। तो मैंने एफ इक्वल टू एम ए करा और ए मुझे पता है बेसिकली यहाँ पे एस एच एम से क्या है, मुझे ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मैंने पुट करा एम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस की एक्स। तो मुझे वहाँ से क्या पता चला कि एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के। तो ओमेगा मेरा क्या आ गया, अंडर रूट के बाई एम। यहाँ पे जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं है आपकी, वो सिंपल आपको क्या बता रही है बेसिकली हमारे पास एक तरीके से क्या बता रही है, वो सर्कुलर वाली नहीं है। आप ये याद रखो हमारे पास बेसिकली ओमेगा क्या हो रहा है आपका, अंडर रूट के बाई एम। बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमारी ओमेगा जो आगे होगी अंडर रूट के बाई एम। तो ये भी याद रखो एस एच एम में ओमेगा क्या होती है, अंडर रूट के बाई एम। कैसे निकाला, फोर्स एम ए के बराबर करा और फोर्स माइनस के एक्स भी था, दोनों को लिखा, ए हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था तो ओमेगा वहाँ से क्या आ गया हमारा अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। फिर टाइम पीरियड कैसे निकालते हो, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो पुट कर दिया, तो टाइम पीरियड जो होता है किसी भी एक ऑसिलेशन में एस एच एम में वो होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम इज़ मास ऑफ लो, के और क्या फोर्स कांस्टेंट होता है स्प्रिंग, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकाल लोगे आप। फिर एक चीज़ मैंने लिखी है कि एवरेज वेलोसिटी इन एनी वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज ज़ीरो बिकॉज इट इज़ टू एंड फ्रो मोशन। सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कैंसिल ईच अदर, सो वी एवरेज विल बी ज़ीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सही लिखा है मैंने कि मुझे पता है कि मीन पोजीशन के अबाउट, जो आपकी मीन पोजीशन होती है उसके अबाउट पार्टिकल इधर ओमेगा ए से जाएगा तो इधर क्या जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटी क्या आएगी, माइनस ओमेगा ए। तो बेसिकली आपस में दूसरे कैंसिल आउट कर दिया। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है हमारी बेसिकली हमेशा ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी एस एच एम में किसी भी कंप्लीट ऑसिलेशन में कितनी आती है, हमेशा ज़ीरो। तो आपने याद रख लिया। अब आपसे पूछता है कई बार टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कैसे देखते हैं, टाइम पीरियड का फंडा क्या है मेनली कि भाई टाइम पीरियड t/2 होगा, t/4 होगा, t/6 की। कई बार हमें बहुत दिक्कत आती है टाइम पीरियड को चेक करने में। तो टाइम पीरियड कैसे चेक करोगे यार, अब वही चीज़ मैंने बोला मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, ये सारे देखते हुए मैंने उसको फिर दोबारा वही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया। अब मैंने क्या करा, अब देखो आपको कुछ दिख रहा होगा बेसिकली स्क्रीन पे मैंने कुछ नोट लिख रखा है। मैंने वो नोट क्या लिख रखा है कि चाहे आप लेफ़्ट से राइट, अब देखो होता क्या है, एक ऑसिलेशन किसे कहते हैं, जब आप लेफ़्ट से राइट एक्सट्रीम जा रहे हो, पूरा लेफ़्ट से राइट, यानी कि जब आप यहाँ से इस लेफ़्ट से बेसिकली जब आप इस पूरे लेफ़्ट से इस पूरे राइट तक चले जाओगे ना, इस लेफ़्ट से पूरे राइट तक, यानी कि आप मीन पोजीशन को क्रॉस कर गए। इतनी बार, एक बार तो इधर से गए फिर वापस आए, फिर पोजीशन पे इधर गए फिर वापस आए, यानी जब एक बार लेफ़्ट से राइट में सारे घूम आना और जाना लेके के चलते हैं ना बेसिकली, तो उसे एक ऑसिलेशन कहा जाता है। वो बताऊंगा किस तरीके से। तो आप ये देखो, जैसे मैंने कहा कि लेफ़्ट से आप राइट जा, जैसे आप लेफ़्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे गए, तो याद रखो
आना जाना ये मैं बेसिकली आपको शॉर्टली यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। देखो अगर मैं लेफ़्ट एक्सट्रीम यानी जो आपका पीछे बिल्कुल मतलब जहाँ से बॉक्स लाई कर रहा था बेसिकली लेफ़्ट एक्सट्रीम जो मैंने बता रखा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, अगर आप लेफ़्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे सिर्फ एक बार जा रहे हो, सिर्फ एक बार जाना है, तो उस जाने का टाइम पीरियड कितना होता है t/4। और अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो उस आने का टाइम पीरियड भी कितना होता है t/4। यानी लेफ़्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन में जाने का और आने का दोनों का टाइम पीरियड t/4 और t/4 होता है। तो ये जो एक चीज़ होती है ना लेफ़्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन में आना प्लस जाना, इसी को क्या बोलते हैं आप हाफ ऑसिलेशन। मैंने क्या लिखा, व्हेन वी गो थ्रू लेफ़्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आना प्लस जाना, ये दोनों मिला के कितना बना t/4 प्लस t/4। भाई आने में भी टाइम पीरियड t/4 और जाने में भी t/4, तो नेट टाइम पीरियड कितना है t/2। और t/2 टाइम पीरियड का मतलब क्या है, हाफ ऑसिलेशन। तो हाफ ऑसिलेशन क्या होगी, हाफ ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कितना होता है t/2। तो आपको एक चीज़ याद हो गई कि लेफ़्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक जाने में एक बार टाइम पे t/4 होता है, आने का भी t/4। तो हाफ ऑसिलेशन में टाइम पे t/2 हो गया। ऐसे ही टाइम पीरियड हमारे पास t/2 और कैसे हो सकता है, जब मैं मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम में जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, तो वही t/4 प्लस t/4 फिर दोबारा से t/2 हो जाए, तो फिर हाफ ऑसिलेशन कहलाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ, ठीक है, तो बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक कंप्लीट ऑसिलेशन में। तो कंप्लीट ऑसिलेशन कब बनेगी, जब मैं बेसिकली एक बार मैं बेसिकली मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम में जाऊं, आना प्लस जाना, और एक बार मैं बेसिकली लेफ़्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन में जाऊं, आना प्लस जाना। तो बेसिकली जाऊंगा तो भी ए और आऊँगा तो भी ए। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है हमारे पास, अगर आप जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाओगे तो प्लस ए, तो वापस आओगे तो माइनस ए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ऐसे इधर भी जाओगे तो प्लस ए, आओगे तो वापस माइनस ए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। तो मैंने क्या बोला कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन ए कंप्लीट ऑसिलेशन इज ऑलवेज ज़ीरो। आपको पता चल गया मैंने कैसे बताया, वो कंसेप्ट मैंने लिख रखा है बेसिकली इन हिंदी, आना प्लस जाना। उस आपको पता चल गया कि एक बार आप मीन पोजीशन से बेसिकली राइट पे आओगे, है ना, और जाओगे तो ए और माइनस ए वो ज़ीरो। ऐसे ही फिर लेफ़्ट से आप मीन में जाओगे तो आओगे फिर जाओगे, ठीक है ना, तो बेसिकली वो ज़ीरो। समझ गए, तो वही चीज़ है हमारे पास। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस तो हमारे पास क्या होती है हमेशा पॉजिटिव। तो ए मान लो जाना माइनस ए, आना उसका मोड ले लूँगा, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया 4a। तो टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस होती है कंप्लीट ऑसिलेशन में, वो क्या होती है बेसिकली आपकी कंप्लीट ऑसिलेशन में टोटल हमारी डिस्टेंस होती है 4a, जबकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है आपकी 0। वो आपको पता चल गया, यहाँ पे मैंने ले रखा है पूरा, आप देखना बिल्कुल से ढंग से कि मैंने क्या लिख रखा है। आना जाने के टाइम पे t/4 ये क्या होता है और किसी तरीके से उसको हाफ ऑसिलेशन बोला जाता है। तो आप सारी चीज़ देखो मैंने कैसे समझा रखी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं यार हम बेसिकली अपना एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड, अभी आप पूछोगे यार एम्पलीट्यूड तो आसान चीज़ है। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, ये वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो किसी भी लेफ़्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन या मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम में एक बार आना या जाना, या तो आप एक बार आओ एक बार जाओ, आओगे तब भी ए, जाओगे तब भी ए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक बार का मोशन, या तो एक बार सिर्फ आप जाओ तो वो ए कहलाएगा हमेशा, एक बार आओ तो वो ए कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन से एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक बार आना या जाना एम्पलीट्यूड कहलाता है आपका, ठीक है। एम्पलीट्यूड समझिए। अब फिर एक क्वेश्चन आता है यार, ये नीट में पूछा गया था कि कैसे चेक करें कि कोई भी मोशन SHM है या नहीं है। तो मैंने अभी बोला था आपको जैसे पूरी वीडियो में कि एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो वो क्या होता है हमेशा SHM। तो आप चेक भी कर सकते हो, इसलिए मैंने लिख भी रखा है। टू चेक ए मोशन इज पीरियोडिक एज वेल एज SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो -x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक्सीलरेशन। तो SHM वहाँ से चेक कर लो कि पता चल जाएगा कौन सा मोशन SHM है या नहीं है, ठीक है। वो या तो मैंने यार फिर फर्दर डिटेल में बता रखा है। पीरियोडिक देखने के लिए आप क्या चेक करोगे, पीरियोडिक कोई मोशन कब होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखो यार, एक चीज़ भूल के बताना कि एवरी SHM इज पीरियोडिक बट नॉट एवरी पीरियोडिक इज SHM, है ना। हर एक SHM क्या होता है, पीरियोडिक होता है, पर हर एक पीरियोडिक SHM हो ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। तो पीरियोडिक मोशन है SHM हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। SHM होने के लिए कंडीशन क्या है, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पीरियोडिक वगैरह कैसे चेक करते हो साइनोसॉइडल की फॉर्म में, तो उसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक बता रखी है, वो रिमेंबर करने के लिए बता रखा है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन प्लस कोस, साइन माइनस कोस, या साइन और सिर्फ कोस हो, तो ये सारे सिर्फ क्या हमारे पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन जब भी साइन और कोस की फॉर्म में दे रखा हो तो ये सारे ही होते हैं। मतलब जब भी साइन और कोस की पावर या तो 2 आ रही हो या 1 आ रही हो,
तो हमारे पास वो क्या होती है, पीरियोडिक मोशन। पर SHM के लिए हमेशा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। SHM के लिए मैंने हमेशा बताया एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ये कंडीशन होती है। फिर हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं किन्हीं भी तो SHM के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। मान लो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्या है, एक SHM है जिसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है y = a1 sin ओमेगा t और y2 = a2 cos ओमेगा t। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैंने क्या लिखा, y रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखा y1 + y2, ठीक है। तो अब जब भी आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना हो तो आप क्या चेक करा करो, आप कुछ मत करो, बेसिकली एम्पलीट्यूड को एक वेक्टर क्वांटिटी मान लो, और वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना आपको आता है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी में क्या रिजल्टेंट a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। थीटा क्या होता है, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, वही मैंने करा। तो एम्पलीट्यूड को वेक्टर माना तो क्या आएगा, a1² + a2² + 2a1.a2 दैट इज़ 2a1a2 cos ऑफ डेल्टा। तो वहाँ से निकाल लोगे। जैसे इसमें निकालूंगा तो क्या आएगा, a1² + a2², क्योंकि कोस और साइन में हमारे पास फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2, तो डॉट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड कितना आ गया यहाँ से, √a1² + a2², ठीक है। ऐसे बेसिकली आप किन्हीं भी दो मोशन का हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, कर लोगे ऐसे, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कहीं कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर देता है। तो कुछ मत करो, उस कांस्टेंट क्वांटिटी को लेफ्ट साइड ले आओ, तो उसको एक नया डिस्प्लेसमेंट बोल दो, तो फिर दोबारा से ये आ गया। फिर इन दोनों में आपको रिजल्टेंट निकालना आता है, ये वेक्टर क्वांटिटी वाला कंसेप्ट यूज़ करोगे, ठीक है। वो रिजल्टेंट फिर आपका ये आ जाएगा। फिर आपको पढ़ा रहा हूँ मैं बेसिकली कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स का कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है मेनली। स्प्रिंग सीरीज में लग रही हो तो पहले लग रही हो तो कैसे आप K इक्विवेलेंट लिखते हो, कैसे आप F इक्विवेलेंट लिखते हो, तो यहीं से क्वेश्चन आता है मेनली आपका। यहाँ पे ऑसिलेशन ही ऐसे चलता है, जैसे मान लो इन सीरीज अगर मान लो दो हमारे स्प्रिंग्स जुड़ी हुई हैं विद स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 विद ए मास m, तो सीरीज में होती है तो हमेशा K इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो आप, 1/K इक्विवेलेंट = 1/K1 + 1/K2, दैट इज़ K1 K2 / K1 + K2 आ जाएगा K इक्विवेलेंट। अगर 2 है तो 2 से ज़्यादा है तो क्या लगाओगे, 1/K इक्विवेलेंट = 1/K1 + 1/K2 + 1/K3। सिंपली स्प्रिंग में सीरीज में आप स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, जस्ट लाइक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है हमारे पास, सीरीज़ में हमारे पास क्या कहलाती है, C1 C2 / C1 + C2, है ना। और वही चीज़ अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्प्रिंग्स पैरेलल में ले रहा हूँ, पैरेलल में कैसे दिखाएगा, ऐसे, ठीक है ना। पैरेलल में होंगी तो दोनों की लेंथ सेम होंगी हमेशा, तो पैरेलल का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा और सीरीज़ का कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो पैरेलल में K इक्विवेलेंट निकालोगे, जस्ट सिंपली कैपेसिटेंस जब पैरेलल होती है क्या होती है, C1 + C2, ऐसे K इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, K1 + K2। तो F इक्विवेलेंट क्या आएगा, K इक्विवेलेंट × X, ठीक है ना। फिर हम कटिंग की बात करते हैं, कई बार स्प्रिंग की कटिंग कर देते हैं, तो वो कंसेप्ट कैसे सीखे है, स्प्रिंग की कटिंग कैसे करी जाती है, कैसे नहीं करी जाती है। तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और उसकी लेंथ L है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कटिंग के लिए कि K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ये चीज़ रिमेंबर करो हमेशा। तो जब भी आप किसी भी स्प्रिंग को दो डिफरेंट लेंथ में कट करोगे तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी बदलेगा कि K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L, है ना, लेंथ के। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको ये कंसेप्ट पता है। तो जैसे कि मान लो क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, जैसे ये नीट में पूछा हुआ है, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वी गेट ए न्यू फोर्स कांस्टेंट K डबल डैश, एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज वी गेट ए न्यू फोर्स कांस्टेंट K डैश। तो रेशियो पूछा है, तो सबसे पहली बात क्या है, स्प्रिंग थी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनिशियली K और L थी लेंथ, और लेंथ कटिंग लेंथ जो L1 L2 L3 का रेशियो दे रखा है 1:2:3। तो मैंने क्या मान लिया, x 2x 3x, नेट सम क्या हो जाएगा L, तो 6x L के बराबर, तो x आ गई L/6, L1 आ गया, आपकी L2 आ गई, ऐसे आपकी L3 आ जाएगी। फिर मैंने कंसेप्ट पढ़ा है कि भाई कटिंग ऑफ स्प्रिंग के लिए कि K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो मैंने सारे K1 K2 K3 को K की टर्म में निकाल लिया। कैसे, K1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L1 आएगा, K2 1/L2 के प्रोपोर्शनल आएगा, और K3 1/L3 के प्रोपोर्शनल आएगा। और L1 क्या है, L/6, तो इसको 6 × 1/L, इसको 3 × L, इसको 2 × L लिख सकता, 2/L लिख सकता हूँ। तो और मैंने पढ़ा है कि K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/L के, तो K1 क्या आ गया, 6 × 1/L, ऐसे 6K, ऐसे K2 3K, ऐसे K3 2K। तो जब पैरेलल में होंगे तो सिंपली ऐड कर देंगे K1 + K2 + K3, सीरीज में होंगे तो 1/K इक्विवेलेंट = 1/K1 + 1/K2 + 1/K3, ठीक है। तो आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा, बेसिकली आपका K इक्विवेलेंट मिल जाएगा, दोनों का रेशियो ले लोगे तो सीरीज और पैरेलल के आपके K इक्विवेलेंट पता चल गई। तो यार कटिंग में कुछ नहीं करना, आपको बस इतना याद रखो K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब हम आगे आपका आते हैं मेनली यार, दूसरा एक और होता है जो पूछा जाता है मेनली
कि जब हमारा ऑसिलेशन कहाँ पे हो रहा हो, एक सर्कल में हो रहा हो, सर्कल में पार्टिकल रोटेट कर रहा हो, तो ये स्प्रिंग के आगे का पार्ट है बेसिकली आपका। इन सर्कुलर केस में अगर बेसिकली अगर आपका पार्टिकल सर्कल रोटेट कर रहा है तो उसकी रेडियस क्या बन जाती है, आपका एम्पलीट्यूड बन जाती है, और थीटा के हिसाब से आप टाइम पीरियड निकाल लेते हो। किसी भी थीटा पे आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, अगर आपका पार्टिकल 0 से π/2 एंगल में मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है t/4, 0 से π मूव करेगा तो टाइम पीरियड t/2, ऐसे 0 से 2π में मूव करेगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टोटल टी, पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा कि टाइम पीरियड एट एनी थीटा इज इक्वल टू t/2π इंटू थीटा। तो ये किसी भी एक जनरल थीटा पे आपका टाइम पीरियड निकाल लोगे। फिर मैंने दोबारा नोट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मोशन चेक करना हो कि SHM है नहीं है तो ए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होगा तभी SHM होगा, ठीक है। फिर आपका एनर्जी पढ़ते हैं, SHM में एनर्जी भी आती है। तो एनर्जी कैसे निकालते हो आप स्प्रिंग की, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 12mv², और v आप जानते हो, v होती है ओमेगा टाइम √a² - x²। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ x क्या लिखी, 12mv², यानी 12m ω² × a² - x²। टाइम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, v का फॉर्मूला पुट कर दो कि टाइम की फॉर्म रेस्पेक्ट में, तो वहाँ से आ जाएगा। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही है स्क्रीन पे, 12kx², ठीक है। x क्या आपका a sin ωt, तो यहाँ से टाइम की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से x की फॉर्म में आ गए दोनों, यहाँ से टाइम की फॉर्म में आ गए। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी आएगी, जब ये 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या दिखाई दे रही है आपको, 12k²। ऐसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब हमारे पास बेसिकली ये टर्म 1 हो जाएगी, दैट इज़ 12m ω² a², आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी आप क्या निकालते हो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो जब मैंने ऐड करा तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 12m ω² × a² - x², और पोटेंशियल एनर्जी 12k²। तो जब मैंने ऐड करा तो ये दोनों कट के सिर्फ क्या दिखाई दिया, 12k²। तो आपने एक चीज़ सीखी कि टोटल एनर्जी जो होती है हमारे पास बेसिकली वो हमेशा क्या हो जाती है, कांस्टेंट इन SHM। तो SHM में एक चीज़ हमेशा याद रखो, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है आपकी बेसिकली कांस्टेंट होती है, दैट इज़ 12k², ठीक है। तो यार आपके सारे क्वेश्चन होंगे बेसिकली, और ये आपको पता ही था ओमेगा = हमारे पास क्या होता है k/m, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। आपने देखा कि टोटल एनर्जी 12k² होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी 12kx² होती है, और काइनेटिक एनर्जी 12m ω² × a² - x²। v को x की फॉर्म में पुट कर देंगे तो ठीक है। तो यार और फिर आपके कई बार कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे पास बेसिकली कि डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारे पास जो पार्टिकल है उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई हो, तो हमेशा याद रखो पार्टिकल का मोशन अगर फेज डिफरेंस पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट का बीच का पाई है तो रिजल्टेंट मोशन किस में होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। तो याद रखो ये। और अगर फेज डिफरेंस π/2 है तो रिजल्टेंट मोशन हमारे पास सर्कल होगा, कब, जब उन दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हो, ठीक है ना। अगर फेज डिफरेंस π/2 है तो दो केस बनते हैं, एलिप्स भी हो सकता है और हमारे पास बेसिकली क्या हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। कैसे चेक करोगे, सर्कल कब होगा, जो एम्पलीट्यूड सेम होगा। देखो कैसे करोगे, y/, इधर ये 1 लिया है तो sin ωt आ गया, ये cos ωt गया है, y2 और sin² + cos² 1 होता है, तो ये क्या इक्वेशन आ रही है, x² + y² = a², सर्कल। जबकि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में एम्पलीट्यूड अलग अलग हुए a और b, तो ये आ गया x1/a² + y1/b² = 1, और ये क्या होता है, एलिप्स। तो फेज डिफरेंस π/2 होता है, तो कुछ नहीं यार, जनरल आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। साइन और कोस दे रखे हो तो आपको बस कुछ नहीं करना, sin² + cos² 1 निकालना है, ठीक है। वहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा एलिप्स होगा या सर्कल होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये अपना SHM था यार। वीडियो कैसी लगी यार, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा। आपने बेसिकली रोटेशन और वेव की वीडियो को इतना ज़्यादा नहीं देखा है तो यार उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखो यार, आपके लिए मेरे लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बेसिकली आप जानते हो यार अभी 6-7 तारीख को आपका बेसिकली क्या है, एडवांस है, फिर आपका यहाँ पे बेसिकली 13 तारीख को नीट है। और ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इस बार नीट भी टफ होने वाला और एग्ज़ाम भी थोड़ा टफ होगा, तो मेनली आप इन चैप्टर पे फोकस करो। तो ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप इस चैप्टर का ज़्यादा देखो, वीडियो को ज़्यादा देखो, आपको पसंद आएगी। फिर कल क्या है, मैं इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस लूँगा, आपके ऑसिलेशन के कुछ क्वेश्चंस लूँगा, ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्वेश्चन चैप्टर अच्छा हो पाए, ठीक है यार। थैंक यू, बाय।